हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पिछले वाला लेक्चर हुआ था उसमें ग्राफ्स को समझा था। स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, सारे ग्राफ्स के एनालिसिस की थी। और उससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था वो कंप्लीटली बेस्ड हुआ था काइनेमेटिक इक्वेशंस के डेरिवेशंस पे। काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन हमने निकाला था बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड and by using the mathematical way, that is the integration and differentiation format. Okay, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति है वह भी सरलरेखी गति का ही उदाहरण है। किसका है? सरलरेखी गति। और वह एक समान त्वरण के साथ होती है। कैसे त्वरण के साथ होती है? एक समान। जी का मान सदैव क्या रहता है? वहां पे नियत रहता है। तो पहले गति के समीकरणों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां से क्वेश्चन से। गति के 3 समीकरण आपको लर्न होंगे, उन्हीं समीकरणों की सहायता से आपको क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है। यदि 10 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो वस्तु में त्वरण या वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा उसने? उसने कहा है कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है। ये 10 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग ही हो जाता है 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ है वो चीज लिख लो। क्या क्या दिया है? दिया है प्रारंभिक वेग को यू से लिखते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, टी दिया है, समय दिया है 10 सेकेंड का, और उसके बाद v हो जाता है इनका 50 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण पूछा है। क्या पूछा है? त्वरण ए। तो हमें पता है 3 समीकरण है हमारे पास। एक है v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से देखना होगा कौन सा समीकरण हमारा लग सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको देखो u पता है और a नहीं पता। तो अगर इसमें देखो तो s नहीं पता आपको, a तो है यहाँ, u भी है, लेकिन s नहीं हमारे पास, तो s इससे नहीं निकल सकता a का मान। इसमें देखो, इसमें भी क्या है? इसमें भी s आ रहा है, v आ रहा है, u आ रहा है। v u तो पता है लेकिन s नहीं पता, तो ये दोनों समीकरण नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, अब पहला समीकरण लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि v भी पता है आपको, u भी पता है, टी भी पता है, तो ए निकल के आ जाएगा। तो गति के प्रथम समीकरण से, किससे? गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। v कितना दिया है अंतिम वेग? 50। u कितना दिया है? 5 प्लस a इंटू टी कितना है? 5। तो ये हो गया 45 बराबर 10a। तो a बराबर आ गया 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब वस्तु का त्वरण क्या है? 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हर 1 सेकंड के बाद वस्तु के वेग में इतने से वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर प्रारंभ में ये है तो 1 सेकंड बाद इसका वेग हो जाएगा 5 प्लस 4.5 मतलब 9.5 मीटर प्रति सेकंड से वस्तु गतिशील हो जाएगी 1 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड बाद। नहीं तो आप इस समीकरण में रख के देख लेना, यहाँ a का मान रखना, u का वहां से रख लेना, t रख लेना 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद वेग मिल जाएगा आपको। देखो
ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 सेकंड पश्चात वेग, यदि इसमें कह दे यहाँ पे कि वस्तु का 1 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा, वस्तु का 1 सेकंड पश्चात वेग ज्ञात कीजिए, ये कैसे कह देता है, या 2 सेकंड कह देता, ठीक है। तो कैसे निकाल लोगे, v निकालना है 1 सेकंड बाद, ये तो पता है आपको 5, a निकल के आ गया 4.5, t1 कह रहा था, तो v बराबर 5 प्लस 4.5 कितना हो गया, ये आ गया v 9.5 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय में पूछ ले, आपको इतना पता लग गया, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी में ऐसे कहते हो कि 10 सेकंड पश्चात वेग कितना हो जाता है, तो 50 सेकंड पश्चात या 10 सेकंड पश्चात कण का विस्थापन क्या होगा या वस्तु का विस्थापन क्या होगा। इसी में देखो, वस्तु का 10 सेकंड पश्चात विस्थापन क्या ज्ञात कीजिए, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन के क्या है यहाँ पे, ये विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ एस, चाहे तो इस समीकरण को भी देख सकते हो, इस समीकरण से किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसको यूज में ले रहे हो तो v 10 सेकंड वाला लोगे, यहाँ पे ये वाला v, इसमें ले रहे हो तो u और t लेना है, तो t 10 रख दोगे, a तुम्हारे पास है ही, s निकल के आ जाएगा। कोई से समीकरण, दोनों में से कोई समीकरण ले लो, उससे निकल के आ जाएगा। द्वितीय समीकरण लेते हो आप, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s आपको निकालना है, u कितना दे रखा है 5, t कितना है 10 सेकंड बाद पूछा है, a कितना है 4.5, t कितना है 10, 10 ढाई 100 हो जाएगा, काट लोगे तो 50 हो गया, गुणा कर लोगे s बराबर 50, तो ये आ गया 5 नहीं 50, और इससे गुणा कर लोगे 0 चला जाएगा, 55 25 5 20 2 22 225, तो s विस्थापन हो गया 275 मीटर। विस्थापन कितना हो गया 275 मीटर। तो इस तरीके से हम साधारण क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो यहाँ सारी जो भी राशियां मिल रही हैं, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, ये सब के सब कैसी है, सदिश राशियां मिल रही है, यहाँ दूरी नहीं मिल रही है। हाँ सीधी रेखा में चल रही है वस्तु, तो इसलिए आप वहां से दूरी निकाल सकते हो, लेकिन है क्या वो सदिश राशि है, विस्थापन को देता है। यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ से विस्थापन मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है तथा 10 सेकंड पश्चात 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, विरामावस्था चल रही है, तो 10 सेकंड पश्चात वस्तु का नंबर 1 वेग, नंबर 2 विस्थापन, वेग ज्ञात कीजिए तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये कैसे चल रहे, विरामावस्था से, ठीक है। तो u प्रारंभिक में क्या है, 0 है यहाँ, और त्वरण दे रखा है, मतलब a दे रखा है कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चल रही है ये। t दे रखा है आपको कितना 10 सेकंड। आपसे पूछा क्या है, वेग, तो पहला वाला निकाल लेते हैं पहले। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at, प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण है ये, तो v निकाल लो, u तो 0 है, a आपको दे रखा है 10 और t कितना है 10, तो वेग कितना निकल के आ गया 100 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड पश्चात इसका वेग ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका सोल्व कर लेते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन 10 सेकंड बाद तो किसी भी निकाल सकते हो, दूसरा तीसरा कोई समीकरण लगा सकते हो आप। तो दूसरा लगा लो, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ
AT²। S निकालना है, U 0 था तो इसलिए ये पूरी टर्म 0 बना दी। तो U 0 रखोगे तो 3 गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा ये। सही है। 1/2 त्वरण कितना दे रखा है 10, 10 का वर्ग करोगे 200 को 10 सेकंड का टाइम, तो ये 50, यहां से 500, तो विस्थापन कितना आ गया 500 मीटर। बहुत आसान है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल मैंने 2 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए। अब हम ऊर्ध्वाधर तल में मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊर्ध्वाधर तल में या गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के अधीन मतलब ये समीकरण जो आप गति का अध्ययन कर रहे थे, अगली गति के समीकरण होगा 3। यदि ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति हो रही है, तो किस प्रकार लागू होते हैं, ये थोड़ा सा आप पहले यहां समझ लीजिए। यदि गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो, किसके अधीन हो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो, तो पहली चीज तो ध्यान रखो, गुरुत्वाकर्षण है क्या, कुछ नहीं, मतलब ये ऊर्ध्वाधर गति हो रही हो, चाहे तो वस्तु ऊपर जा रही हो या वस्तु नीचे आ रही हो। वस्तु ऊपर जाए या नीचे जाए, ऐसी गति को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर गति हो रही हो। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु ऊपर जाए नीचे आ रही हो, तो ऐसी गति कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। अब इसमें जो हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं, गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं? पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT², और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, कैपिटल से लिखना चाहिए, कैपिटल से। ठीक है, 2as ये समीकरण है। इनमें क्या बदलता है, देखो अब ये सीधी रेखा में चल रहा है, तो ये जो विस्थापन s था, जो विस्थापन s है, वो विस्थापन बदल जाता है किससे, h से। ठीक है, h। अगर ऊपर की ओर वस्तु चल रही है, यदि ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है, तो ऊपर की जितनी भी राशियां हैं उनको धनात्मक लेंगे। वेग यदि ऊपर की ओर है तो वेग धनात्मक लिया जाएगा। और त्वरण का ध्यान रखो, गुरुत्वीय त्वरण, सदैव गुरुत्वीय त्वरण की दिशा g नीचे की ओर होती है। कैसे होती है, नीचे की ओर, तो ये सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। जो भी ऊपर की ओर होगा वो धनात्मक, और जो नीचे की ओर है वो ऋणात्मक। तो यदि देखो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर है, तो देखो प्रारंभिक वेग पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर की ओर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। विस्थापन s जो कि h से लिखा जाएगा, वो भी क्या होगा, धनात्मक। और g हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि g की दिशा, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव कैसे होती है, नीचे की ओर होती है। ऐसा नहीं कभी ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो तो g का चिन्ह बदलेगा। g नियत गुरुत्वीय त्वरण है, वह सदैव पृथ्वी की ओर ही केंद्रित रहता है, इधर नीचे की ओर ही रहेगी उसकी दिशा। तो g सदैव क्या होगा, ऋणात्मक, चाहे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति हो या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ध्यान रखेंगे, नीचे की ओर यदि गति हो रही है ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर गति हो रही है, यदि नीचे की ओर गति हो रही है तो सबसे पहले g की दिशा नीचे की ओर ही होती है, तो ये सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब विस्थापन h, विस्थापन h यदि ऊपर से वस्तु आ रही है तो नीचे की ओर जब चल के आएगी तो विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक। ऊपर से चल के आ रही है, जो दूरी या विस्थापन तय करेगी वो कैसा होगा, ऋणात्मक। वेग कैसा होगा, ऋणात्मक। नीचे की ओर सारे क्या होंगे, ऋणात्मक, और ऊपर की ओर क्या होते हैं, धनात्मक। केवल सदैव ध्यान रखो g नियत रहता है और इसकी दिशा सदैव नीचे की ओर होती है, इसलिए इसे कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना कि यदि चाहे हम ऊपर जाएं या नीचे आए, g सदैव ऋणात्मक लेना है आपको।
जी की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। यदि आप पृथ्वी तल से ऊपर की ओर आ रहे हो तो विस्थापन जो तय करोगे वो धनात्मक होगा, और वेग की दिशा ऊपर की ओर है इसलिए धनात्मक होगा वेग भी। अगर इसका उल्टा नीचे की ओर जा रहे हो तो जी तो जो का जो बता दिया, नीचे नेगेटिव ही रहेगा, ऊपर भी नेगेटिव ही रहता है, विस्थापन भी ऋणात्मक होगा और वेग भी क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इनके लिए अब मैं यदि ये गति के समीकरण लिखूं ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, ध्यान देना, ये सारी सी कंसेप्चुअल है। कहीं किसी किसी किताब में क्या लिखा है कि जी नेगेटिव और जी पॉजिटिव, जब जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, जी सदैव ऋणात्मक होता है नीचे की ओर, वो जब नीचे की ओर गतिशील होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव सारे कट जाते हैं, इसलिए समीकरण धनात्मक आ जाती है वो, ठीक है। अब देखो पहला समीकरण, इसके लिए ऊपर की ओर वो क्या होगा, वो था v बराबर u प्लस एटी, ठीक है। अब ऊपर की ओर है तो वेग तो दोनों धनात्मक है, v भी धनात्मक है, u भी धनात्मक, लेकिन g क्या है, ऋणात्मक। तुरंत एक इससे लिखा जाएगा g से, यहां gt। अब दूसरा समीकरण s, तो s है h बराबर ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि g ऋणात्मक था। ऊपर की ओर के लिए लिख रहा हूं तीनों समीकरण, v स्क्वायर हो गया u स्क्वायर प्लस देखो 2a माइनस आ जाएगा तो माइनस का 2gh, ये हो गए तीन समीकरण उधर ऊपर की गति के लिए। नीचे की ओर गति होगी तो यहां से देखो v बराबर u, नीचे की ओर गति कर रहे हो, गति यदि नीचे की ओर हो रही है तो वेग ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, माइनस gt, तो ऋणात्मक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा v बराबर u प्लस gt। दूसरा समीकरण ऐसे ही, ये s है, ये ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक होगा। देख लो एक बार दूसरा समीकरण, ये पहला आ गया, नीचे की ओर गति हो रही है जब। दूसरा देखो, दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर था, रखो नीचे की ओर तो h ऋणात्मक हो गया, वेग भी ऋणात्मक हो गया, माइनस के हाफ gt स्क्वायर, ये हो गया। और ऋण सारे क्या आ जाएंगे पॉजिटिव, तो h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, दूसरा समीकरण बन गया। ऐसे तीसरा बता देना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, v स्क्वायर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन समीकरण हम काम में लेते हैं। यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति हो रही है तो कंसेप्ट ध्यान रखना है आप, ये वाला, बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट ध्यान है तो चैप्टर फिनिश, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें ऊर्ध्वाधर गति में कुछ नहीं है, केवल यही ध्यान रखना है आपको, ये चीजें रटना मत, ये मत रटना कि हमारी गति के समीकरण ये है, बस ये मत ध्यान रखना। आप ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अगर याद रखो तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ये चीज लग करके चलोगे केवल कि यहां से u प्लस gt और ये सब होता है ऊपर नीचे के लिए और वो होता है ऊपर के लिए, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। कंसेप्ट से चलोगे आप, ठीक है, बनी है इन कंसेप्ट के बेस पर वो, तो कंसेप्ट के बेस पर वो तो कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो आपको वहां यूज करना आना चाहिए उनको, ठीक है। तो अब यहां से हम क्वेश्चंस को लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वस्तु का फेंकी जाती है तो नंबर 1, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नंबर 2, अधिकतम ऊंचाई
तक जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। नंबर 3, पुनः पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगी। पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगी। नंबर 4, पृथ्वी पर आने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए, या पृथ्वी तक लगा दो, पृथ्वी तक आने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन इसकी बनाती है एक में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी गई कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो नंबर 1, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई। तो देखो इधर कर रहे सॉल्यूशन। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जैसे वस्तु जैसे जैसे जाएगी तो रुकेगी कब, जब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे मैं इसको फेंक रहा हूं, देखो ध्यान, ये तो ये कब रुक रहा है कि जब इसका ऊपर की ओर जाने में अंतिम वेग क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, 0, तभी तो जाकर रुक जा रही है, नहीं तो रुकेगी नहीं। और वही क्या होगी, इसकी अधिकतम ऊंचाई। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहां से जो दिया है पहले वो लिख लो, u बराबर दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा यहाँ g लिख लेते हैं, g आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है ये, और g है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब जो पूछा था उसने अधिकतम ऊंचाई याद करनी है, तो पहले वाले के लिए जब h मैक्सिमम होगा तो अंतिम में क्या होगा, 0। अंतिम में क्या होगा, 0। तो गतिगत प्रति समीकरण ऊपर की ओर फेंका गया, गतिगत प्रति समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ऊपर क्यों जाए या नीचे क्यों जाए, ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है गतिगत प्रति समीकरण, इसको अप्लाई कर दो। ऊपर की ओर तो v तो 0 हो गया अंतिम वेग, ये ऊपर की ओर गया तो प्लस का लगेगा 10 का वर्ग, गुरुत्वीय त्वरण a नेगेटिव होता है हमेशा, 10 हो गया। s यानी h ज्ञात करना है, तो ये हो गया यहां से 100 बराबर हो गया 20h। तो h मैक्सिमम निकल के आ गया आपका 20, 100/20 मतलब 5, कुल 5 मीटर। अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर। ठीक है, अब इसको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, गति का प्रथम समीकरण। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at, तो g आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस gt। v भी धनात्मक, तो अंतिम में तो 0 हो जाएगा। u उसने 10 भी रखा, ये भी 10 है, t बराबर क्या हो गया, 1 सेकंड आ गया यहाँ से। मतलब जाने में लगा कुल समय कितना हो गया, 1 सेकंड। 1 सेकंड जितना जाने में समय लग रहा है उतना ही उसको क्या लगेगा, आने में समय लगेगा। तो आने में लगा समय और प्लस जाने में लगा समय, यहाँ पर लिख रहा हूं डबल, 2 गुणा t मतलब 2 सेकंड। पृथ्वी पर पुनः पृथ्वी पर आने में कुल लगा समय क्या होगा, 2 सेकंड। क्यों, एक जैसे पृथ्वी है तो यहाँ से जाने में लग गया 1 सेकंड हुआ उसको, फिर यहाँ से वापस आने में लगेगा उसको 1 सेकंड, तो कुल समय कितना लग गया उसको, 2 सेकंड का समय लग गया उधर ऊपर जाने में प्लस उसको नीचे आने में। तो कुल लगा समय कितना है, 2 सेकंड है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट, पुनः पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगी। तो वेग से किस वेग से टकराएगी, ये देखो जरा। एक चीज ध्यान रखो, यहां तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी अगर कोई ऊंचाई पर बिंदु दे दिया है 2, जैसे यहां से वस्तु जा रही है और यहां से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर ऊंचाई पर आपको वेग पता है, मान लो यह 50 मीटर है, तो इस वेग से यहां ऊपर जा रही होगी। तो जब ये वापस आएगी तब भी ये इसी वेग से आएगी वापस, कितने से, 50 से। केवल क्या होगा, दिशा बदल जाएगी, यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ये क्या हो गया, ऋणात्मक। ये ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे को क्या होता है, ऋणात्मक। ध्यान रखें इस चीज का। अब देखो यहाँ पृथ्वी पर किस वेग से पूछी है, तो पृथ्वी से फेंकी किस वेग से गई थी, ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई थी। तो पृथ्वी पर भी इसी वेग से टकराएगी। निकाल के दिखाऊंगा मैं भी आपको, ये फेंकी कितने वेग से गई, 10 मीटर, तो पृथ्वी पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही टकराएगी। कैसे निकालेंगे हम इसको, आप कैसे निकाल लीजिए, जब पृथ्वी पर टकराएगी आकर के तो उस समय इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। सही है ना, जिस बिंदु से चली थी उसी बिंदु पर आ जा रही है।
तो सेकंड हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, मैंने यहां इसमें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जाने में लगा समय और पुनः पृथ्वी तक आने में लगा समय, ये फोर्थ वाला यहीं पर है। ये थर्ड सेकंड हो गया, ये फोर्थ है। थर्ड वाला यहां देख लो। पुनः पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगी, तो पृथ्वी पर ही टकरा रही है। देखो यहां से चली थी यहीं पर, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह पर है, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। मतलब जो v² बराबर u² प्लस 2as समीकरण को देखें हम, इसको लगाओगे तो v² बराबर u² और a माइनस का g हो जाएगा माइनस के 2gh। अब इस केस में लेकिन ऊंचाई क्या होगी वहां पे 0, तो अंतिम एक निकालना है हमें, v² बराबर u² रखो कितना है 10, तो 10 का वर्ग माइनस का 2 इंटू 10 इंटू ये क्या हो गया 0, तो v क्या निकल के आ गया, v निकल के आ गया यहां से 10 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम में कितना निकल के आ गया यहां से हमारे पास, इससे सॉल्व करेंगे तो v निकल के आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। कुछ समय आया तुम्हारे, यहां से देखो u को ऊपर की ओर फेंका गया था, अब v नीचे की ओर है तो इसलिए ऋणात्मक होगा, यहां वेग नीचे की ओर दिशा होगी, तो ये 10 मीटर है इसको क्या लिखेंगे हम, v बराबर माइनस के 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखो परिमाण समान है कि नहीं है, 10 मीटर से फेंका था ऊपर और 10 से कैसे आ गया ये नीचे आ गया। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है स्पेशली आपको कि किसी भी एक निश्चित ऊंचाई पर अगर बात करोगे तो ऊपर की ओर जिस वेग से जा रही है नीचे भी उसी वेग से वस्तु आती है, समान वेग से। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लो या लॉजिकली आप याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तो ये कैसे फेंका गया था, ऊपर फेंका गया था। अब एक क्वेश्चन नीचे के लिए देख लो, तो मान लो यहाँ पे 50 मीटर ऊंचाई से 50 मीटर ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो नीचे पहुंचने में लगा कुल समय तथा यह नीचे किस वेग से यहाँ टकराएगी वो वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ समझ में आ गया क्या आपने आपको, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्रांश एक वस्तु 50 मीटर ऊंचाई से छोड़ी जाती है, वस्तु का टकराते समय वेग तथा वस्तु का पृथ्वी से टकराते समय वेग तथा पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते सॉल्यूशन। देखो चित्रण सर वस्तु 50 मीटर ऊंचाई से छोड़ी जाती है। देखो जब मुक्त अवस्था से छोड़ी जाती है वस्तु, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, तो उस समय प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य। यू क्या लेंगे आप, 0। ये प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। ऊंचाई कितनी, 50 मीटर। कैसे आ रही है वस्तु, नीचे की ओर, तो h यहाँ विस्थापन माइनस का 50 मीटर। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है। जी आपको दे दिया था, ये यहाँ पे जी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता है इसकी दिशा सदैव नीचे की ओर होती है। अब आप यहां से याद कर लीजिए, h पता है आपको, और आपको क्या क्या निकालना है, एक तो v निकालना है और एक निकालना है t। तो पहले v निकाल लो। गति का तृतीय समीकरण v बराबर होता है u² माइनस 2gh। ठीक है, प्लस 2gh रख लो आप, g तो माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिया, और h माइनस रख लोगे तो प्लस हो जाएगा ये आपका, देखना।
व्यक्तिगत तृतीय समीकरण ऐसे लिख लेते हैं, चलो ई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v नीचे क्यों आएगा, किस वेग से लगाएगा, ऋणात्मक, यू स्क्वायर तो ये तो 0 है ही, प्लस 2a क्या होगा माइनस जी, s क्या होगा माइनस का h, ठीक है, ये 50 माइनस का दे रखा है हमने यहाँ, तो वैल्यूज रख लो, माइनस का v स्क्वायर बराबर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू जी कितना 10 और h कितना है 50। तो ये ध्यान रखना कहीं ऐसा मत करना यहाँ -50 भी रख दो, यहाँ भी माइनस साइन रख दो आप, ये h पहले ही मैंने ऋणात्मक ले लिया, तो अब आप यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, अगर यहाँ ऋणात्मक नहीं लगा तो ये -50 रखते आप, अगर यहाँ ये माइनस नहीं लगा तो जी -10 रखते आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना निकल के आया, ये हो गया 500 और 1000, तो v स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ से माइनस के v स्क्वायर बराबर आ गया 1000, और v बराबर निकालोगे तो अंदर रूट 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वेग जो निकल के आया वो ऋणात्मक आएगा प्लस माइनस में, तो v हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे ऋण के साथ, तो v निकल के आया माइनस के अंदर रूट में 1000 मीटर प्रति सेकंड। समय निकालना है, v बराबर होता है u प्लस 80, तो ये gt ये हो गया माइनस, ठीक है, तो वेग भी ऋणात्मक माइनस के 1000, u तो 0 है ही, माइनस का g 10 और t माइनस कैंसिल हो गया, तो t कितना निकल के आया अंडर रूट 1000/10, ये समय निकल के आ गया कि इतना समय इसको लगेगा पृथ्वी तक जाने, समझ में आया। स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु को छोड़ा गया है इतनी ऊंचाई से, तब हमने क्या पूछा था, वेग पूछा था, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s गति का तृतीय समीकरण लिया, देखो नीचे क्यों जाएगा तो अंतिम भी क्या होगा ऋणात्मक, अगर न चाहे आप इसमें चिन्ह न लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बता देना कि ऋणात्मक होगा, v स्क्वायर u तो 0 है, a g ऋणात्मक होगा, h नीचे क्यों आ रहा है इसलिए विस्थापन कैसा होगा ऋणात्मक, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मान रख दिए, तो v निकल के आ गया यहाँ से माइनस के 1000 अंडर रूट 1000 मीटर प्रति सेकंड, वेग मिल गया, व्यक्ति का प्रथम समीकरण लगाया उससे मुझे क्या मिल गया, t मिल गया अंडर रूट 11/10, इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 10/10, 10 कट गया, तो t बराबर आ गया √10 से, इतना समय आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु 20 मीटर ऊंचाई से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो ज्ञात कीजिए। तो वस्तु 20 मीटर ऊंचाई से फेंकी जा रही है, कैसे फेंकी जा रही है, कहां से, 20 मीटर की ऊंचाई से, तो मतलब कहीं पे इस प्रकार की स्थिति है, ये 20 मीटर का कोई मान लो टावर है, ये इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, इससे ऊपर की ओर फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड के बीच, ये स्थिति है, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला सॉल्व करो, पहले दिया क्या है वो लिखो, एस दी हुई है 20 मीटर ऊंचाई से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर, तो वेग दिया है प्रारंभिक ऊपर की ओर, तो धनात्मक है 5 मीटर पर सेकंड। नंबर 1, वस्तु पृथ्वी से कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, ऊंचाई पूछी उसने, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जब जाएगी ये यहाँ, तो इसका अंतिम भी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो उसी से गति का तृतीय समीकरण उपयोग में ले लेना, वहां से निकाल सकते हो। देखो गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, अंतिम एक तो 0 हो जाएगा, u उसने दे रखा है, तो ये हो गया 525, ऊपर की ओर धनात्मक ले लिया, g तो सदैव ऋणात्मक होगा, तो 2g कितना 10, अब h निकाल लो यहाँ से, तो ये आ गया 10 दूनी 20, तो h आ गया 25/20 मीटर, मतलब 20 सेकंड 20 और 20 दूनी 40, 20 25, ये उसमें 25 मीटर यहाँ से जाएगा इतने ऊपर, इसमें 25 मीटर, तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होगी इसकी कुल h, 1.25 प्लस 20 वो है, तो पृथ्वी से चला गया ये लगभग कितना
25 मीटर पृथ्वी से ऊंचाई आ गई है। पहला आंसर हो गया ये। दूसरा क्या कह रहा है, यह पुनः अपनी मूल अवस्था से गुजरेगी। यहाँ पे या तो ये पूछता है कितने समय पश्चात, या कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात अपनी पुनः मूल अवस्था से गुजरेगी, पुनः अपनी मूल अवस्था से गुजरेगी। तो कितने समय पश्चात गुजरेगी, मैंने क्या बताया था कि जितना जाने में समय लगेगा उतना ही क्या होगा, इसको वापस आने में समय लगेगा। तो जाने में समय निकाल लो, उसका 2 गुना कर देंगे तो कुल समय मिल जाएगा कि यहाँ पर जाने में तो कितना समय लगा। यहाँ पर जब भी जाएंगे ये गया प्लस इसको वापस आना यहाँ तक, तो जाने में लगा समय कैसे निकालोगे आप, v बराबर u प्लस एटी, प्रति का प्रति प्रथम समीकरण। v तो क्या हो जाएगा 0 अधिकतम ऊंचाई पर, u उसने दे रखा है आपको 5, ये g माइनस का 10 t हो गया, तो t बराबर आ गया यहां से तुम्हारे पास 0.5 सेकेंड जाने में लगा समय। तो कुल समय यहाँ मूल अवस्था पे, तो t बराबर हो जाएगा 2t, तो t बराबर हो गया 2 गुणा 0.5 मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पश्चात वो पुनः इसी अवस्था से गुजर जाएगी जहां से इसको फेंका गया था। ये मूल अवस्था है इसकी यहाँ से, ठीक है, ऐसे गुजर जाएगी नीचे। 0.5 सेकेंड तो जाने में लगेंगे और 0.5 सेकेंड इसको आने में समय लग जाए, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, डबल कर दिया है। वैसे भी आप निकाल सकते हो कि 0.5 सेकेंड के बाद उसका जो वेग होगा अंतिम वेग 0 होगा, विरामावस्था से नीचे आएगी वो। तो एक जितना समय उसको जाने लगा था विरामावस्था से निकाल लो आप, नीचे तक जाने में कितना समय लगा, कितनी ऊंचाई, 1.25 मीटर ऊंचाई, इतनी ऊंचाई आने में कितना समय लगेगा, वो इतना ही लगेगा 0.5 सेकेंड। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। अब थर्ड देखो, यह पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगी, पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगी, मतलब अंतिम वेग पूछा है उसने। तो गति का प्रति समीकरण आपको पता है v² बराबर u² प्लस 2as। अब ध्यान देना इसको कैसे अप्लाई करोगे, v तो निकालना है, u² किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई है 5 के, तो 5 25 प्लस का लिया है कि ऊपर की ओर फेंकी गई है, माइनस 2ag 10, मैंने माइनस जी की वजह से लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब h ध्यान दो मुझे, अब h ऊपर क्यों चलेगा या नीचे क्यों चलेगा, ऊपर क्यों जाएगा या नीचे क्यों, देखो यहां से फेंका गया था उसको, ठीक है। तो कुल विस्थापन क्या है, अपनी मूल स्थिति से उसे नीचे क्यों जाना पड़ेगा, नीचे क्यों, कितना 20 मीटर। तो h क्या लोगे इस समय माइनस का 20, तो v² और क्या आ गया 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा 400, तो v² और आ गया 425 और v बराबर आ गया √425। अब ये वेग है नीचे की, तो क्या ले लोगे इसको ऋणात्मक, या लिख दो नीचे की ओर किस वेग से टकराएगी, माइनस का √425 मीटर पर सेकंड के वेग से ये पृथ्वी से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। तो देखो इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या क्या है, किस तरीके से निकालें। वस्तु पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, तो पहले ये ऊंचाई निकाल ली, ऊंचाई पे जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऊंचाई मिलेगी 1.25, यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई से इतनी गई, तो कुल पृथ्वी से ऊंचाई कितनी हो गई 20 प्लस 1.25, कुल कितनी आ गई 21.25 मीटर। फिर हमने देखा यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा था, यह कितने समय पश्चात पुनः अपनी मूल अवस्था से गुजरेगी, मतलब फेंके जाने के बाद तो 0.5 सेकंड तो जाने में लगा और 0.5 सेकंड क्या लगा इसको आने में लगेगा, तो 1 सेकंड के पश्चात यह पुनः अपनी मूल स्थिति से गुजरेगी। थर्ड कह रहा था किस वेग से पृथ्वी से टकराएगी, तो कुछ नहीं करना है, गति का प्रति समीकरण v² u² प्लस 2s, ऊपर की ओर फेंका गया है, वेग निकालना है, तो v तो योग रखो आप, v तो निकालना है, u ऊपर की ओर फेंका गया था इसलिए धनात्मक ले लिया 25 हो गया ये, प्लस 2a माइनस का g हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, s भी क्या है माइनस का 20 है यहाँ, तो विस्थापन कैसे ऋणात्मक नीचे की ओर आ रहा है इसलिए विस्थापन मैंने ऋणात्मक ले लिया, अगर इससे ऊपर की ओर जाता तो हम क्या लेते धनात्मक ले लेते, ठीक है। इसी से ये कह देता कि पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करो, ठीक है। तो ऊपर की ओर यहां से फेंका जा रहा है तब भी h क्या लोगे आप ऋणात्मक,
ठीक है, तो इस प्रकार से वेग निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इधर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 28 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है 1 सेकंड पहले वेग पूछा है, कब? जब कि वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचे। तो अधिक किस वेग से फेंकी है? इसने कहा u बराबर 28 मीटर पर सेकंड से फेंकी है ऊपर की ओर, उधर ऊपर की ओर, धनात्मक ऐसे फेंकी ऊपर की ओर, पॉजिटिव ले लोगे इसको। अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर वेग क्या हो जाएगा? इसका शून्य होगा, जब तो रुकेगी ये, तो वहां तक जाने पहले कुल समय निकालो, उसमें से 1 सेकंड कम कर देना, वहां वेग निकाल लेंगे। तो v बराबर u प्लस at से ये क्या बन जाएगा? v बराबर u प्लस का है g माइनस का t, तो t क्या होगा? v तो 0, u कितना है? 28, g यहाँ 10 ले लो आप, तो t बराबर आ गया 2.8 सेकंड। ठीक है, इतने सेकंड पर शब्द वेग क्या हो जाएगा? शून्य। उसने कहा 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले मतलब कितने समय बाद हो गया? अर्थात 1.8 सेकंड पश्चात, यही तो हो गया 1 सेकंड पहले वेग। कुल समय कितना है? 1.8 सेकंड। तो v निकाल लो, v बराबर u कितना है? 28, u माइनस g कितना है? 10, t कितना? 1.8, तो 1.8 का 10 में गुणा करोगे तो ये आ गया 18, तो v आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये होगा वेग 1 सेकंड पहले, वहां तो 0 होगा, लेकिन उससे पहले कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। फेंकी किस वेग से गई थी? 28 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, 10 की कमी करती चली जाती है, मान लो 2.5 सेकंड वाली तो हो जाएगा इसका, दूसरा 8 सेकंड वाली तो हो जाएगा 0, तो 10 सेकंड में इसका वेग यहाँ पहुंचे, सॉरी हाँ कितने सेकंड में हुआ ये? 208 सेकंड में अंतिम वेग शून्य हुआ था। ठीक है, तो 208 सेकंड का मतलब है g का 10 से गुणा करोगे तो 28 आ गया सीधे सीधा, तो ये वेग निकल के आ गया। सही कह रहे हो। तो इतने समय पश्चात इसका वेग 1 सेकंड पश्चात क्या होगा? 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, चलो। प्रैक्टिस करोगे आप जिसमें इतनी, उतना ही मजा आएगा आप लोगों को। अब देखो, किसी नल से, नल जो पानी देने वाले होते हैं, ठीक है, किसी नल से या पानी की जो टंकी होती है उससे पानी की बूंदें टपक रही है। किसी नल से पानी की बूंदें एक नियत समय अंतराल से गिर रही हैं। जब प्रथम बूंद पृथ्वी से टकराती है, ठीक उसी समय छठी बूंद टपक रही होती है, गिर रही होती है, गिर रही होती है। तो तीसरी व पांचवी बूंद के मध्य
दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब छठी बूंद तो ठीक यहां से गिर रही है, ऐसे बूंदें गिरती हैं, तो उस समय जो पहली वाली है वो ठीक यहाँ टकरा चुकी होती है। ठीक है, तो ये 6th है यहाँ, इसके बाद 5th होगी, फिर यहाँ 4th होगी, फिर यहाँ ये 3rd होगी, और ये 2nd होगी, और ये 1st यहाँ पे होगी। ठीक है, नियत समय अंतराल है, मतलब एक एक सेकंड के बाद सारी की सारी गिर रही होंगी। नियत समय अंतराल व्यक्ति माना इनका समय अंतराल क्या है, 1 सेकंड नियत है, इसलिए मान सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये बताओ मुझे कि जो ये विरामावस्था से गिर रही थी, तो पहली बूंद तो इतनी दूर तय कर चुकी, सॉरी 5वीं बूंद इतनी दूर तय कर चुकी है, और तीसरी बूंद कितनी दूर तय कर चुकी है, इतनी। ठीक है, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, और ये 1 सेकंड इसका। तो हम ये अगर समय में तय की गई दूरियां ज्ञात कर लेंगे तो हमें 5th और 3rd के मध्य का समय मिल जाएगा। यू क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है, गिर रही है ना, मुक्त अवस्था से गिर रही होंगी यहाँ पे यू। तो प्रथम बूंद या तीसरी बूंद की दूरी ज्ञात कर लो पहले। ये तीसरी बूंद की नल से दूरी, वहां से गिर रही थी जो टोटी से, वहां से दूरी क्या होगी, h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर से निकाल लो। h बराबर u तो 0, ये तो खत्म। ठीक है, ये नीचे की ओर है यहाँ पे, तो ये h ऋणात्मक, g ऋणात्मक माइनस कर 1/2 g 10 ले लो। t यहाँ पे कितना होगा, तीसरी बूंद की बात कर रहे हो, देखो 1 सेकंड ये हो गया, 1 सेकंड ये सेकंड, तो 3 हो गया यहाँ पे। तो 3 का वर्ग कर दो, 3 किया 9, 2 पंजे 10, 5 45, मान कट जाएगा, तो h और आ गया 45 मीटर। ये तीसरी बूंद तय कर चुकी है। अब 5वीं बूंद का तय दूरी, ये 5वीं बूंद द्वारा तय की गई दूरी यहाँ एक डेविएशन का है ना, 1 सेकंड के पश्चात गया, तो ये और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। किसी नल से पानी की बूंदें 1 सेकंड समय अंतराल से गिर रही हैं, 1 सेकंड के समय अंतराल से गिर रही हैं। ठीक है, अब 5 बूंद आता है की दूरी, तो h ये भी ऋणात्मक होगा, h माइनस का u तो 0 है, हाफ ऑफ g 10, t का वर्ग 1 तो 1 ही रहेगा, ये 5 हो गया, तो h आ गया से 5 मीटर। ठीक है, ये h1 मान लो, इसको h2 मान लो, दोनों बूंदों के मध्य अंतराल अथवा अर्थात तीसरी व 5वीं बूंद के मध्य दूरी क्या होगी, 45 माइनस 5, ये आ गया 40 मीटर। ये निकल के आ गया इनका मध्य करके, इतना होगा इनका, ऐसे प्रिंट कर दें तो 40 मीटर इनकी मध्य की दूरी है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी क्वेश्चन लिख लो, किसी पेड़ से विरामावस्था से एक गेंद छोड़ी जाती है, यदि यह गेंद
यह गेंद अंतिम 0.2 सेकंड में, यदि यह गेंद अंतिम 0.2 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय कर लेती है तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझो पहले। किसी पेड़ से विरामावस्था से एक गेंद छोड़ी जा रही है और वो अंतिम 2 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय कर लेती है तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितनी दूरी तय कर रही है वो? 0.2 सेकंड में तय कर रही है 6 मीटर। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का, मान लो ये पेड़ की ऊंचाई है, यहां से वस्तु छोड़ी जाती है तो ये अंतिम 2 सेकंड है, मान लो ये, तो इसने यहां तक की दूरी तय कर ली 6 मीटर। सही है, तो ये जो दूरी तय की है इसने अंतिम वाली 0.2 सेकंड में, तो अब ये कह रहा है कि पेड़ की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखो कैसे याद करेंगे अब इसको, करो गैस करो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे याद करेंगे? अब देखो बीच का गैप दिया हुआ है, हमें इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन ये चीज पता है कि यहाँ यह प्रारंभिक वेग इसका u क्या है? 0। ठीक है, मान लो इसकी कुल ऊंचाई क्या है? h। यहाँ तो गति का वही आप सेकंड इक्वेशन लगाओ, h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक है, h नीचे की ओर आ रहा है तो ये h ऋणात्मक हो गया, u 0 है, माइनस का 1/2 gt स्क्वायर से, तो मतलब यहां से हमें h मिल गया, h बराबर हो गया 1/2 gt स्क्वायर। ठीक, अब ये यहां तक ध्यान देना, कुल समय कितना है यहां तक का? यहां से यहां तक का समय कितना है? t समय। तो यहां से यहां तक का कितना समय रह गया? t माइनस 0.2 सेकेंड। ये वाला हट जाएगा, तो दूरी कितनी कम हो गई? कुल दूरी थी h और दूरी कितनी रह जाएगी? दूरी रह जाएगी अब यहां तक की h माइनस 6। ये अप्लाई करो जरा, किससे? h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इसी से एक तो ये ध्यान रखेंगे, तो h बराबर, तो h कितना है? ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, जी में बदल देना इसको, h यहाँ पे h माइनस 6 बराबर u तो 0 है, ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस की रहेगी, यहाँ ये माइनस का 1/2 g और t कितना हो गया? t हो गया t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस तो कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/g, ऐसे कर लो 2/g इंटू h माइनस 6 बराबर हो गया t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना इसको वहां पे। और जो समीकरण नंबर 1 बना रखा है, ये तो दूसरा बन गया। समीकरण 1 से h का मान सेकंड में रख सकते हो, समीकरण 1 से h बराबर 1/2 gt स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर रख दो, 2 में रखेंगे तो ये क्या है? 2/g, h कितना है? h 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 6 बराबर t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लो। चलो, तो ये रहेगा, यहां से इसको सॉल्व करोगे आप, 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, t स्क्वायर माइनस
12/g बराबर टी स्क्वायर प्लस 0.04 माइनस 2ab, तो 0.4 टी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, यहां से टी रहेगा, ये जी रख लो आप 10, जी के लिए 10 रखो तो ये आ गया माइनस का 1.2 बराबर 0.04 माइनस 0.4 टी। तो इसको इधर लेके आओगे तो ये हो गया माइनस के 1.24 बराबर हो गया माइनस का 0.4 टी। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 0.6 से चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये 4 रह जाएगा। तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आ गया 12.4 4 दिया 12, 4 एकम 4 10, 4 दूनी 8, टी बराबर आ गया 3.12 सेकेंड। कुल समय इतना हो गया 3.12 सेकेंड, और वो कह रहा था लास्ट 2 सेकेंड में। तो हमें क्या ज्ञात करना था, कुल ऊंचाई ज्ञात करनी हमें। तो टी पता लग गया ना, सीधे सीधे मान कर दिया जैसा समीकरण पहले में, आपको एच मिल जाएगा। तो एच क्या हो गया, एच बराबर हो गया 1/2 जी कितना 10 टी स्क्वायर का वर्ग 3.12 का वर्ग कर लेना, तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे हम इसको यहाँ से सॉल्व, वर्क करके सॉल्व कर लेना है इससे। ठीक है, कुल ऊंचाई पता लगेगी, पेड़ की ऊंचाई क्या है। अब एक गुब्बारे वाला क्वेश्चन करते हैं। गुब्बारे वाले क्वेश्चन काफी देखे होंगे आपने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस लेते हैं यहाँ। इसमें मेन क्वेश्चन क्या है कि गुब्बारा जिस वेग से जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर वेग लोगे, नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर वेग लोगे। पत्थर को छोड़ा जाता है वहां से, या किसी कंकड़ को या किसी भी चीज को छोड़ा जाए तो उसका वेग वही होगा जिस वेग से गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा होगा। दूसरा, यह गुब्बारे में त्वरण कंसीडर नहीं होता, उस वक्त एक नियत वेग से ऊपर जाएगा, वो गुरुत्वाकर्षण में जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुब्बारे के ऊपर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक गुब्बारा 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह 100 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो इससे एक पत्थर छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, पत्थर पृथ्वी से कितनी अधिकतम ऊंचाई तक, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। सेकंड पॉइंट, पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगा। लास्ट, पृथ्वी पर कितने समय अंतराल पश्चात, पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगा, पृथ्वी पर कितने समय पश्चात टकराएगा।
देखो इस क्वेश्चन को एक और अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक गुब्बारा है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई ये गुब्बारा है, ये मान लो कोई ये गुब्बारा है ऐसे, ठीक है, ये गुब्बारा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक। और जब ये कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी से, ये 100 मीटर की ऊंचाई पर है, तब इससे एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर गिराया जा रहा है इससे। तो इस पत्थर के बारे में पूछा गया है, पत्थर पृथ्वी से कितनी अधिक ऊंचाई तक जाएगा, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये। तो देखो पत्थर का वेग क्या होगा इस समय, जो गुब्बारे का वेग होगा ना वही पत्थर को वेग मिलेगा। जैसे आप ट्रेन से किस समय उतर रहे हो या आप किसी बस से उतर रहे हो, तो जिस समय वो रुकती है धीरे धीरे, तो आपको थोड़ा थोड़ा आगे चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम गतिशील अवस्था में हैं, हमें भी गतिशील रहना पड़ता है। तो जितने वेग से वो चलते हैं हम भी उसी वेग से चलते हैं, तो हम बच पाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पत्थर का वेग क्या होगा, पत्थर का प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर की ओर जा रहा है। अब ध्यान दो कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यहां से अभी 100 मीटर ऊंचाई से जा रहा है ये, तो अंतिम में क्या हो जाएगा, शून्य v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0, u इसको मिला है 10, तो 10 दाई हो जाएगा 100, माइनस का g होगा 2g, 10 ले लो, और ये h, तो h बराबर आ गया 20 पंजे 100, 5 मीटर तक, ठीक है। 100 मीटर ये थी ऊंचाई इसकी, 100 मीटर पहले था। तो पत्थर की पृथ्वी से ऊंचाई h बराबर हो गया 100 प्लस 5, h मतलब 105 मीटर। क्लियर? 105 मीटर ऊंचाई तक ले जाएगा पृथ्वी से। अब पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगा, तो देखो इसका विस्थापन कितना होगा, ये वाला, क्यों ये गया, ये प्रारंभिक स्थिति इसकी, और अंतिम कहां होगी, नीचे। तो प्रारंभिक स्थिति कहां है इसकी, प्रारंभिक है ये 100 मीटर ऊंचाई, और यहां से जाने पश्चात इसको यहां टकराना है, तो विस्थापन तो यही रह जाएगा प्रारंभिक और अंतिम, ये वाला जो कि मुझे चाहिए। विस्थापन पता है मुझे, एस पता है मुझे, तो v निकालना है और u दिया हुआ है। तो गति का तृतीय समीकरण ले लो, गति के तृतीय समीकरण से गति के तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो बदल दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, नीचे की ओर आए ऊपर की ओर आए, g तो हमारा कैसा रहेगा, ऋणात्मक, तो माइनस 2gh, ठीक है। अब वेग पूछा है, u आपको दिया है, ऊपर फेंका गया है, और ये h कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर है, ऋणात्मक, इसलिए h भी हमारा ऋणात्मक लिया जाएगा। मैं h का साइन बाद में लगाऊंगा जब यहाँ रखूंगा मान। तो v स्क्वायर u कितना है, प्रारंभिक वेग उसका कितना है 10, 10 नहीं कितना हो गया 100, माइनस का 2, g कितना है 10, अब h कितना है माइनस का 100 मीटर, तो v स्क्वायर हो गया 100 प्लस 20 और 100 गुणा करोगे 2000, तो v बराबर आ गया 2100, अंडर रूट में 2100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगा, वहां जा रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आ गए, किस वेग से टकराएगा, कितने, फिर पूछा पृथ्वी पर कितने समय पश्चात टकराएगा, t पूछा है। इसको हटा दें यहां से, लगाओ गैस करो, कैसे करेंगे बताओ मुझे, कर लिया गैस, कितने समय पश्चात टकराएगा, पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगा ये तो निकाल दिया, कितने समय पश्चात टकराएगा, कैसे निकालें, पहला समीकरण आता है ना आपको, गति का प्रथम समीकरण, हाँ आता है ना सर, v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है। तो अंतिम वेग पता है, प्रारंभिक वेग पता है, g पता है आपको, t निकल के आ जाएगा, बस इसको गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही तो लगाना है। तो वो क्या होगा, नीचे की ओर के लिए v ऋणात्मक है, यहाँ इस वेग से टकरा रहा है, जो u आपका धनात्मक है, माइनस का g और ये t हो गया, तो इसको इधर लेके आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये माइनस का अंडर रूट 2100 बराबर ये 10 माइनस का 10t,
तो इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2100 प्लस 10 बराबर माइनस का 10t, माइनस से माइनस कट जाएगा ये वाला, तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2100 प्लस 10 बटा 10। इतने समय पश्चात क्या होगा, उससे टकरा जाएगा पृथ्वी से। समझ में आया? तो आज हमने जो गति के समीकरण है 3, उनको किस प्रकार से उनको लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये हमने सीखा। फिर हमने गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति को सीखा। गुरुत्वाकर्षण के अधीन में मैंने वही 2 पॉइंट बताए आपको कि यदि ऊपर की ओर जा रहे हो तो विस्थापन ऊपर की ओर है तो धनात्मक है, वेग ऊपर की ओर जा रहे हो तो धनात्मक है, जी सदैव ऋणात्मक होगा। जी सदैव क्या होगा, ऋणात्मक, चाहे ऊपर जाओ या नीचे। अब नीचे की ओर आ रहे हो तो वो वेग ऋणात्मक लिया जाएगा, जो विस्थापन नीचे की ओर तय किया जा रहा है वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इन 3 कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट, हमारे जितने भी हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट इसी से बनते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी थे उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने ये यूनिट 3 जो सरल रेखा में गति चल रही थी वो कंप्लीटली स्टडी कर ली है। इससे पहले हमने सारे दूरी, चाल, विस्थापन, वेग सब के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया है और आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से नोट्स बनाना, सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने इसमें कराया उनकी प्रैक्टिस करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड सारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने इजी भी लिए हुए हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।